सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आपका इक्विलिब्रियम आ गया। ये तो अब आपको क्लियर है? यस। यस सर। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई क्योंकि ये नेचुरल इनकम के इक्वल होता है तो ये सी प्लस एस के इक्वल होता है। तो यानी सी प्लस आई जब सी प्लस एस के इक्वल होगा, एट दैट पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डायग्राम भी मैंने क्लियर कर दिया आपको। वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे हम। एक्स एक्सिस पे हम इनकम यानी एग्रीगेट सप्लाई ड्रॉ करेंगे, इनकम विच इज एग्रीगेट सप्लाई। सो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट होता है, इनकम से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कंजम्पशन कर्व है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है सी बार, वो हमने बनाया यहां पर। अब एग्रीगेट डिमांड का कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का सम होता है। तो दोनों का सम करके जब हम ये एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ये पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ई पर। ये पॉइंट ई जो है ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम व्हेन द इकोनॉमी इज इन क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम। एडी और एएस मीट कर रहे हैं इसलिए। हाँ, इससे पहले जो है कंजम्पशन कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व दैट इज इनकम कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसी को इक्विलिब्रियम मान लेते हैं। ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो दोनों में अंतर है। अब इसको अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें, इफ वी लुक एट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सो टेबल की फॉर्म में एग्रीगेट सप्लाई 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, ये हमने एज्यूम कर लिया। कंजम्पशन 2000, 2800, 3600, 4400, 5200। कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ती है, इसलिए हम कंजम्पशन को कम स्पीड से बढ़ाते हैं। ठीक है। जब इनकम 2000 थी और कंजम्पशन भी 2000 थी तो सेविंग्स आपकी जीरो थी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम सेम 400 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब सी प्लस आई, इन दोनों को ऐड कर देंगे, सी को और आई को ऐड कर देंगे एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए। तो ये ऐड कर करके हमने निकाल दिया 2000 प्लस 400, 2400, 2800 प्लस 400, 3200, 3600 प्लस 400, 4000, 4400 प्लस 400, 4800, 5200 प्लस 400, 5600। अब स्टॉक वेरिएशन यानी चेंज कितना है, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस कितना है। जब वो इक्वल होंगे तो इन दोनों के बीच में एग्रीगेट सप्लाई माइनस एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू जीरो। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है। तो पहले केस में -400 आ रहा है, फिर 200 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर +200 +400। तो अगर तो
एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, तभी ये माइनस में आ रहा है। तो यानी इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी इकोनॉमी में। -200 आ रहा है तो इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, 0 आ गया तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई। और इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेट होती है जहां पर वो रहना चाहेगी, जरूरी नहीं कि वो हमेशा वहां पे हो, बट यहां पे होना वो चाहेगी। अगर +200 यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि लोग कम बाय करना चाहते हैं, डिमांड कम है, तो फिर प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब कम होगी, इट विल डिक्रीज, सिमिलरली डिक्रीज। तो दोनों ही तरीकों से देखोगे, इंक्रीज करके भी इक्विलिब्रियम की तरफ, डिक्रीज करके भी इक्विलिब्रियम की तरफ। अल्टीमेट मूवमेंट जो है वो इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की तरफ ही होती है। ठीक है। सो ग्राफ को आप इस तरह से भी बना सकते हो, सिंपल एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बना करके, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जैसे इधर बना हुआ है। बट इसको आप वैसे भी बना सकते हो जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई। एक्स एक्सिस पे इनकम लिया, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड ले लिया, कंजम्पशन ले लिया, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ले लिया। ठीक है। जो इनकम कर्व है उसको आपने 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे। ये 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करी, ये एग्रीगेट सप्लाई है विच इज इक्वल टू इनकम। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ करना है, जो कि कांस्टेंट है 400 के इक्वल, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। ये आपने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मार्क कर दिया। इसके बाद आप कंजम्पशन कर्व मार्क करोगे, जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, जीरो से ना स्टार्ट होकर किसी हायर पॉइंट से एक्स एक्सिस पे स्टार्ट होता है, और इसको सीसी मार्क कर देंगे आप। सी ओसी जो डिस्टेंस है ये वाला, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको सी बार होता है, बोलते हैं हम सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगी। अब ये दोनों कर्व, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, दोनों का सम एग्रीगेट डिमांड होता है। तो जितना इनका डिस्टेंस है वो ऐड करके आपको एक पैरेलल कर्व, सी के एक पैरेलल कर्व मिलेगा, कंजम्पशन कर्व के पैरेलल एक कर्व बनेगा एग्रीगेट डिमांड का। ये एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन गया। दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं आपके पास। पहला वाला, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई यानी कि इनकम कर्व कंजम्पशन कर्व को इंटरसेक्ट करता है। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर एक दूसरा आया आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम इक्विलिब्रियम ई से मार्क करेंगे, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. सो इस तरह से ये हम ड्रॉ करेंगे। अब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं होती, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं होती, तो क्या होता है?
इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट से अचीव होता है। एडजस्टमेंट होती है इकोनॉमी में जिससे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अब ये कैसे होगा? लेट अस लुक एट दिस। से सपोज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, इट इज मोर। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? लेट अस लुक एट दैट। इसका मतलब कि इकोनॉमी में जो प्लान्ड स्पेंडिंग है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है बाय द प्राइवेट फर्म्स, हाउसहोल्ड्स, इज मोर देन द प्लान्ड आउटपुट। जितनी फर्म्स आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती हैं उससे कहीं ज्यादा डिमांड है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ओके, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। यानी कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स देन व्हाट द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। फर्म्स ने जितना प्लान किया हुआ है प्रोड्यूस करना, उससे कहीं ज्यादा हाउसहोल्ड्स और फर्म्स ने बाय करने का प्लान किया हुआ है। इससे क्या होगा? प्लान्ड इन्वेंट्री कम हो जाएगी। जितना डिजायर्ड लेवल है इकोनॉमी में उससे कम हो जाएगी प्लान्ड इन्वेंट्री। यानी इन्वेंट्री यानी जो स्टोर्ड गुड्स हैं फर्म ने जो बना के रखे हुए हैं उसमें गिरावट आएगी। ठीक है, टेबल में हमने देखा था अप टू द लेवल ऑफ 3000 करोड़ ये चल रहा था। ओके, अब इन्वेंट्री डिजायर्ड लेवल तक आ जाए, इसके लिए फर्म्स क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी अपनी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को, ताकि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए। यानी इसको हम समराइज करें इस कंसेप्ट को, तो अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा तो मोर कंजम्पशन होगी, इससे इन्वेंट्री कम हो जाएगी। प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगी। अब अगर डायग्राम में हम देखें तो डायग्राम में स्थिति कैसी होगी, कैसे बताएंगे? तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, इनकम, एग्रीगेट डिमांड, इनकम का 45 डिग्री लाइन और फिर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व एडी कर्व बना देंगे। तो ये आपका एएस है, ये आपका एडी है। इसमें मैंने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ना ड्रॉ करके सीधा एडीएस ही ड्रॉ कर दिया है। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब जो बात हो रही है अभी वो इस जोन की बात हो रही है। इस जोन के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व से ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सो दिस विल इंड्यूस द फर्म to increase production. As a result, they will increase employment and this will also increase the output. आउटपुट बढ़ेगी तो जो इन्वेंट्री कम हो गई थी वो इन्वेंट्री फिर से बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, ई पे आ जाएगी। इकोनॉमी मूव करते हुए धीरे धीरे वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इट विल कम टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? मान लो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। ठीक है, आज तेजस ने ज्वाइन नहीं किया, सो आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास फॉर हिम। सो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, यानी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म्स और कंज्यूमर्स आर बाइंग लेस गुड्स देन द फर्म्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। जो फर्म्स प्लान कर रही हैं प्रोड्यूस करने का जितने गुड्स, उससे कम कंज्यूमर्स और फर्म्स मिलकर बाय करने में इंटरेस्टेड है। तो प्लान्ड इन्वेंट्री जो है वो जो डिजायर्ड लेवल है उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जितना चाहिए इकोनॉमी में उससे ज्यादा हो जाएगी इन्वेंट्री।
तो इन्वेंट्री ज्यादा हो गई यानी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई। अब ये वाला डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जोन है, इन द डायग्राम इट इज दिस जोन, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। ओके, सो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अब इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स जो हैं वो अपनी इंक्रीज्ड इन्वेंट्री को सेल ऑफ करने के लिए एक तो प्राइसेस को कम कर देंगी, ठीक है। दूसरा, वो इंप्लॉयमेंट को डिक्रीज करेंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी गुड्स इतने ज्यादा बन के तैयार पड़े हैं, आपके बिक रहे नहीं है, डिमांड इतनी है नहीं है, तो आप अपनी आउटपुट को कम करोगे, इंप्लॉयमेंट को कम करोगे, तो इनकम भी कम हो जाएगी, आपकी आउटपुट कम होगी, इंप्लॉयमेंट कम होगी, इनकम्स भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे फर्म जो है रिएक्ट करती हैं। इसके अंदर समरी देख लेते हैं इसकी, इस सिचुएशन को समराइज करते हैं। लेट अस समराइज दिस। अब हो क्या रहा है, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो जाएगी, यानी माल बिक नहीं रहा, माल बहुत इकट्ठा हो गया। प्रोड्यूसर इसलिए प्रोडक्शन को कम कर देंगे, जब माल ही नहीं बिकेगा तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इनकम आउटपुट दोनों, प्रोडक्शन से आउटपुट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम हो जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई कम होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि अब बन नहीं रहा माल, रुक गया है माल बनना, तो जिस स्पीड से बिक रहा है धीरे धीरे बिकते बिकते, तो जिस स्पीड से माल बिक रहा है उसी स्पीड से बिकते बिकते धीरे धीरे इन्वेंट्री कम हो जाएगी। इन्वेंट्री कम होगी तो एग्रीगेट सप्लाई कम होनी चालू हो जाएगी, है ना। एग्रीगेट सप्लाई कम होनी चालू हो गई ना, क्योंकि अब आउटपुट भी कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया एम्प्लॉयमेंट, इनकम कम हो रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई विल स्टार्ट फॉलिंग। जैसे जैसे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी अल्टीमेटली वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। वो आपको जोन दिखाया था मैंने, ये वाला जोन था, Yes, sir. ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट सप्लाई ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड तो कम थी ही थी, अपने अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस से अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस से अचीव हो जाएगा। ये तो एडीएएस अप्रोच था। इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है इकोनॉमी, यानी एडीएएस से ज्यादा है या एडीएएस से कम है, दो स्थिति हो सकती है, तो वापस से इक्विलिब्रियम कैसे आएगा उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला अप्रोच जो है वो है इनकम इन्वेस्टमेंट अप्रोच, सॉरी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच, तो वो देखते हैं। लेट अस लुक एट दैट अप्रोच। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अगर हम देखेंगे तो कैसे आएगा ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच का कंसेप्ट। देखो, ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से निकला है। एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इनकम, एग्रीगेट सप्लाई होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, हम जानते हैं, तो उसकी वैल्यूज रख देंगे। कंजम्पशन कंजम्पशन दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, दोनों इक्वल होते हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम लेवल पर, दोनों की वैल्यूज डाल दी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन कंजम्पशन कैंसिल हो गया, हमारे पास इनकम प्लस सॉरी इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स आ गया। यानी इक्विलिब्रियम तब भी आएगा जब इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के इक्वल हो जाए, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के इक्वल हो जाए, सेविंग्स के इक्वल हो जाए, तो भी हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से भी हम कर सकते हैं, और हम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग से भी कर सकते हैं, दोनों अप्रोचेस से हो सकता है, ठीक है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर
हमने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ही सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व डिराइव करना सीखा था पिछले क्लास में। अब उसी से हम इक्विलिब्रियम लेवल भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हमने सेविंग्स कर्व बनाया था, तो कुछ नहीं करना आपने, ऐसे सेविंग्स कर्व बनता है, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनकम हम ड्रॉ करते हैं। सेविंग कर्व माइनस जोन से स्टार्ट होता है और फिर सेविंग जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा सेविंग्स बढ़ता है। सेविंग माइनस से स्टार्ट होता है, ये एस एस सेविंग्स कर्व है, ओ एस इज माइनस सी बार। ठीक है, ये जो है ये ऑटोनॉमस डिस सेविंग्स कहलाता है। जिस पॉइंट पे इनकम सेविंग्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट का कोई आपका सिग्निफिकेंस इस केस में नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये आपको नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप ड्रॉ करोगे इसमें इन्वेस्टमेंट कर्व, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इसको प्रूव कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट कर्व हमने इसमें ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम, जहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है। ये आपका ग्राफ है जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने क्लियर कर दिया आपका। और आपकी जो इसमें आपका इसके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा ये भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, ये ग्राफ में दी, ये अगर टेबल में देखेंगे तो हम टेबल में भी देख सकते हैं, इनकम आपकी 100 200 300 400 500 600 ऐसे बढ़ रही है। कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन जितनी तेजी से इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी ये कंजम्पशन हो रही है, इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। और इतने अमाउंट की डिसेविंग्स होती है, इसको ऑटोनॉमस डिसेविंग्स बोलते हैं। सो कंजम्पशन बढ़ रही है, 120 हुई, फिर 200 280 360 440 520। सेविंग्स आपकी 40 माइनस 20, एक पॉइंट आता है जब आपकी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाती है, तब आपकी सेविंग जीरो हो गई। फिर आगे इनकम जब बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर 20 40 60 80। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल होंगी, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको। अब मान लो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, मान लो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तब इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। लेट अस लुक एट दिस, कि उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। कि मान लो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से आएगा, एडजस्टमेंट से आएगा इक्विलिब्रियम। सो लेट अस लुक एट दिस। मान लो सेविंग्स आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। अगर प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, यानी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, वाई एक्सिस माइनस वाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन इनकम सेविंग्स कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व, सेविंग इज एस एस, इन्वेस्टमेंट इज आई, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बात क्या हो रही है कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, ये वाले जोन की बात हो रही है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। इसका मतलब कंज्यूमर्स
एंड फर्म्स सेव कर रहे हैं पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज कम खरीद रहे हैं, फर्म्स इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही हैं, इसका मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तभी सेविंग्स बढ़ रही हैं। सेविंग्स बढ़ने का मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो फर्म्स कम कंज्यूम कर रही हैं, इसका मतलब सेविंग बढ़ा रही है। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री जब बढ़ेगी तो आपको पता है फर्म्स क्या करेंगी, अपनी आउटपुट कम कर देंगी बाय रिड्यूसिंग द एम्प्लॉयमेंट, और उससे इनकम भी कम हो जाएगी, तो फर्म की इन्वेंट्री गिरने लगेगी। इन्वेंट्री गिरेगी, धीरे धीरे वो इन्वेंट्री जितनी रिक्वायर्ड है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उतनी हो जाएगी इन्वेंट्री, यानी जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। समरी देख लेते हैं वैसे अभी इसकी, जो भी मैंने कंसेप्ट बताया उसमें, तो कंजम्पशन लेस हो रही है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज कर रही है फर्म, तो इनकम और आउटपुट भी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे इनकम आउटपुट कम होगी धीरे धीरे इक्विलिब्रियम वापस से अटेन्ड हो जाएगा। तो 4 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, ठीक है। सो यानी एम्प्लॉयमेंट विल कीप फॉलिंग, इनकम एंड आउटपुट विल आल्सो कीप फॉलिंग टिल द टाइम सेविंग्स बिकम इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तब तक ये चलता रहेगा, जब जब तक कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप ट्राई करिए, ठीक है। लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, से investment in the economy is greater than savings, then what changes in the economy will be observed? ये आप ट्राई करिए क्वेश्चन। ओरली बता। सो करेक्ट है आपका आंसर ये। सो आई होप अब आपको समझ आ गया है। थोड़ा सा उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, समरी वगैरह भी लिखनी होगी, समरी भी लिखनी होती है इसकी कि क्या है, समराइज करेंगे आप इसको, बाकी तो एवरीथिंग इज करेक्ट। ओके सर। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे आता है? व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट विच मींस कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, सारे जो वर्कर्स हैं फुल्ली एम्प्लॉयड है, क्या इक्विलिब्रियम हमेशा ऐसे आता है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर तो वैसे है नो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब आपके
इकोनॉमी में कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी जितने लोग काम करना चाहते हैं और एबल हैं काम करने के और विलिंग है काम करने के गिवन वेज रेट पे, उन सबको काम मिल रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। सो इक्विलिब्रियम तीनों सिचुएशन में आ सकता है, जब आपकी इकोनॉमी में पूरी इंप्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट आपकी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकता है, यानी इक्विलिब्रियम ऐसे लेवल पर जब आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है और आपकी इकोनॉमी में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, यानी आपकी इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी जिस लेवल पर सब लोग एम्प्लॉयड हैं, उससे भी ऊपर इकोनॉमी वर्क कर रही है। ओके, सो तीनों तरह के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इट इज अ लेवल वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल and the employment is complete, there is no involuntary unemployment, कोई भी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है, देर इज नाइदर एक्सेस नॉर डेफिशिएंट डिमांड, नाइदर एक्सेस नॉर डेफिशिएंट डिमांड इन सच अ सिचुएशन, इंपॉर्टेंट टू नोट। जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होगी, ऐसा इक्विलिब्रियम जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, जरूरी नहीं कि इकोनॉमी ऐसा ही कर रही हो। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी हो सकती है। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये देखो जरा ग्राफ के अंदर कैसा है सिचुएशन, मैं बनाता भी जाता हूं साथ साथ। ये आपने वाई एक्सेस ड्रॉ किया, ये आपने एक्सेस ड्रॉ किया, ये ओरिजिन, ये इनकम, ये एग्रीगेट डिमांड, 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई की ड्रॉ कर देंगे जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करेगी। फिर आप एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो डिजायर्ड है, जो आइडियल है, उसके लिए जो एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए वो ड्रॉ कर दोगे। बट हम यहां पर बोल रहे हैं कि क्या इक्विलिब्रियम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है। ये जो अभी हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ किया, ये एग्रीगेट डिमांड आइडियल सिचुएशन है जो होना चाहिए जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज की, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। बट मान लो, एज्यूम करो कि एग्रीगेट डिमांड ऐसे लेवल पर आती है जब आपके रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, ऐसी एग्रीगेट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेगी, कहलाएगी, और इसको हम AD1 बोलेंगे। दिस इज द एक्चुअल है, ये है आइडियल जितना होना चाहिए, इंटेंडेड 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 टू गेट फुल एम्प्लॉयमेंट। बट अभी आपकी एग्रीगेट डिमांड उतनी है जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसे में भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो सकती है। ये जो आपका इक्विलिब्रियम है E1, दिस इज कॉल्ड एज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है E, ये है आइडियल जितना होना चाहिए, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि अभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो देयर विल बी अ गैप, एक गैप खड़ा हो जाएगा दोनों सिचुएशन के बीच में, देयर इज अ गैप।
इतने अमाउंट का गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे जितनी होनी चाहिए उससे कम है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए, और अभी कितनी है ये? सो ये गैप है एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल, इन दोनों के बीच में गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ गैप इन एग्रीगेट डिमांड बिटवीन द टू सिचुएशंस, एक आइडियल और एक अभी कितनी है। सो देयर इज अ गैप, इसको डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। गॉट इट? यस सर। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, आइडियल सिचुएशन से ही कंपेयर करेंगे उसको भी। एक और सिचुएशन लेते हैं, और ये सिचुएशन है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। इसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। लेट अस ड्रॉ दिस वन आल्सो। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन, इनकम, एग्रीगेट डिमांड। 45 डिग्री लाइन हम ड्रॉ करते हैं फॉर एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इनकम भी होती है ये। ठीक है, एक आइडियल एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे हम, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल होगी तो ये E है। दिस इज इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि होना चाहिए, आइडियल है ये, ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब हम बात करेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी इकॉनमी फंक्शन कर रही है अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एग्रीगेट डिमांड आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा चल रहा है, AD1 कर्व जो है वो आपका ऊपर आ रहा है, तो एक और इक्विलिब्रियम बनेगा E1। दिस इज कॉल्ड एज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके जो इक्विलिब्रियम आता है E1, एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा चल रही है, यानी आपके पास एक गैप आ जाएगा। ठीक है, एक सर गैप आ जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है? फुल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, हम्म। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज थे, जितने वर्कर्स थे, जितनी चीजें थी प्रोडक्शन करने के लिए, आपने पूरी लगा रखी है, और उससे जितनी सप्लाई आ रही है, एक्चुअली तो एग्रीगेट डिमांड उतनी होनी चाहिए आइडियली, टू गेट अ इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट E इन दी टेबल, इन दिस ग्राफ। लेकिन एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा है। अब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, और लेकिन डिमांड आपकी उससे ज्यादा आ रही है। जितने आपके पास रिसोर्सेज है, जितना आप उससे बना सकते हो आप बना रहे हो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड उससे भी ज्यादा है। मान लो आपके इकोनॉमी में 100 गाड़ियां बन सकती हैं जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से, लेकिन 150 गाड़ियों की आपके पास डिमांड आ रही है, या 120 गाड़ियों की डिमांड आ रही है। तो यानी अब आपकी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की डिमांड हो गई। जितना आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिमांड होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा डिमांड आ रही है इकोनॉमी में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में अब रिसोर्सेज बचे ही नहीं, सारे यूज हो चुके हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आप आ ही चुके थे।
लेकिन आपकी डिमांड तो उससे भी ज्यादा हो गई, एग्रीगेट डिमांड। तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपका जितना एम्प्लॉयमेंट हो सकता था आपने सारा कर दिया, लेकिन एग्रीगेट डिमांड अभी उससे भी ज्यादा है। कुछ आया समझ? यस सर, समझ आ गया। ओके, सो देयर विल बी अ गैप, इसलिए इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल पे जितनी एग्रीगेट डिमांड है और ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट पे जितनी एग्रीगेट डिमांड है, उन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा। देयर विल बी अ गैप बिटवीन द टू। ये जो गैप है, ये गैप कहलाएगा ये गैप कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने आपके पास रिसोर्सेज थे आपने फुल्ली यूटिलाइज कर लिए। अब इससे ज्यादा तो आपके पास रिसोर्सेज है नहीं यूटिलाइज करने के लिए। इससे ज्यादा तो रिसोर्सेज आपके पास है नहीं यूटिलाइज करने के लिए। तो आप क्या करेंगे? आप और प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते। जब भी प्रोड्यूसर्स देखते हैं कि अब वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती लेकिन डिमांड आ रही है, तो उनके पास एक ही तरीका होता है इसको हैंडल करने का। वो प्राइसेस बढ़ाते हैं कि भाई जब मेरा माल ज्यादा बिक रहा है और मैं और तो बढ़ा नहीं सकता प्रोडक्शन को, तो मैं क्या करूंगा, यार लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, बहुत बढ़िया है, चलो प्राइसेस ही बढ़ा दो, डिमांड तो है ही है, क्या फर्क पड़ता है। जिनको मैं नहीं भी बेच पा रहा, वो नहीं भी बेच पाएंगे, नहीं भी खरीद पाएंगे, तो मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगा। तो हो सकता है कि इतनी सारी भीड़ में काफी लोग ऐसे मिल जाए मुझे, जो मुझे हायर प्राइसेस पे भी मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद लें। तो मेरी डिमांड भी कम नहीं होगी और मुझे प्राइसेस भी ज्यादा मिल जाएंगे। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है इकोनॉमी में। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। आई होप दिस कंसेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू। यस सर। तो आज तो इतना ही करते हैं हम, ठीक है? यस सर। इतना ही टॉपिक करना था आज मेरे को। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। ओके सर। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे हम। ओके सर, कैन यू सेंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पीडीएफ? या या आई विल सेंड इट। ओके, बाय।